नमस्कार साथियों कल कंसेंसस 2026 का जो इवेंट हुआ था उसमें पाई नेटवर्क की तरफ से डॉक्टर चिंगदाओ फैन को टीम मेंबर्स और उन्होंने कौन सी बात यहाँ पर रखी है आने वाले भविष्य में पाई नेटवर्क क्या फ्यूचर होने वाला है और क्या हम लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, क्या जीसीबी इसी के अंदर छुपा हुआ है, वो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आने वाले वेब 3 की दुनिया जो है और इसके अंदर बनने वाले बिजनेसेस हैं और उनको किस तरीके से आगे इम्प्लीमेंट करना है उसकी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। ऑल द बेस्ट, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो चोंग डियोन द्वारा दिया गया एक बेहद महत्वपूर्ण भाषण है जिसका शीर्षक है पाई नेटवर्क इंटीग्रेटिंग वेब 3 AI एंड रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। ये भाषण बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे तकनीक की ये दुनिया केवल हवाई सट्टेबाजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और उससे भी बड़ी बात कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए दौर में असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने का एक ढांचा तैयार कर रही है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ ब्लॉकचेन या किसी एक ऐप तक सीमित नहीं है। अगर इस पूरे परिदृश्य को ध्यान से देखा जाए तो ये दरअसल इंसानों, हमारे द्वारा बनाए गए डेटा और तेजी से स्मार्ट होती मशीनों के बीच बन रहे नए आर्थिक रिश्तों के बारे में है। बिल्कुल, ये इस बारे में है कि भविष्य में आम इंसान की अर्थव्यवस्था काम कैसे करेगी। तो चलिए शुरुआत उस बिना रसोई वाले रेस्टोरेंट की समस्या से ही करते हैं। चोंग डियोन ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि मतलब वर्तमान समय में बहुत से डिजिटल टोकन केवल पूंजी जुटाने के एक हथियार के रूप में जारी किए जा रहे हैं। हाँ, व्हाइट पेपर लिखकर पैसे जुटाना। वही तो, प्रोजेक्ट बनाने वाले एक व्हाइट पेपर लिखते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उत्पाद बनाने की जो असली मेहनत होती है उसे कभी पूरा ही नहीं करते। और यही वजह है कि आज वेब 3 इकोसिस्टम में एक गहरा अविश्वास पैदा हो गया है। इसे ठीक करने के लिए स्रोत सामग्री में पाई लॉन्च पैड के नए डिजाइन का जिक्र किया गया है। ये डिजाइन इस क्विक एग्जिट को पूरी तरह से असंभव बना देता है। असंभव? वो कैसे? इसका पहला कदम ही सबसे कड़ा है, वो है प्रतिबद्ध की गई राशि को पूरी तरह से लॉक कर देना। जो भी राशि आती है वो हमेशा के लिए एक लिक्विडिटी पूल में अपरिवर्तनीय रूप से लॉक हो जाती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये लिक्विडिटी पूल क्या होता है? मतलब एक आम इंसान के लिए शब्द बहुत तकनीकी हो सकता है। क्या इसे किसी डिजिटल लॉकर की तरह देखा जा सकता है? हाँ, इसे एक स्वचालित और पारदर्शी डिजिटल तिजोरी की तरह समझना चाहिए। ये एक ऐसी तिजोरी है जिसे कोई इंसान, मैनेजर या बैंक नहीं चलाता, बल्कि इसे सिर्फ कंप्यूटर का कोड चलाता है, जिसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब पैसा इस तिजोरी में जाता है तो क्या होता है? इसके नियम पहले से तय होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। प्रोजेक्ट का कोई भी संस्थापक अचानक से उस तिजोरी को खोलकर पैसे लेकर भाग नहीं सकता। वो पैसा हमेशा वहीं रहेगा ताकि उस प्रोजेक्ट के टोकन को खरीदने और बेचने वालों के लिए बाजार में हमेशा नकदी मौजूद रहे। वाह, ये तो बहुत ही तार्किक व्यवस्था है। अगर तिजोरी की चाबी किसी इंसान के पास है ही नहीं तो बेईमानी की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इसके बाद दूसरा समाधान क्या है? दूसरा समाधान यह है कि पाई लॉन्च पैड पर अपना कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की अनिवार्य शर्त यह है कि उनके पास लॉन्च से पहले एक काम करने वाला उत्पाद या ऐप होना ही चाहिए। ये केवल कागजों पर नहीं होना चाहिए। मतलब पहले कोड लिखो, ऐप बनाओ, उसे चलाकर दिखाओ, तब जाके टोकन लॉन्च करने की अनुमति मिलेगी। बिल्कुल, ये लाइव होना चाहिए और लोग इसे इस्तेमाल करने में सक्षम होने चाहिए। ये प्रक्रिया उन सभी लोगों को बाहर कर देगी जो सिर्फ रातों रात अमीर बनने का सपना देखकर इस बाजार में आते हैं। हाँ, सट्टेबाजों को हटाकर असली निर्माण करने वालों को आगे लाना। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम शुरुआती उपयोगकर्ताओं से जुड़ा है। जो लोग लॉन्च के समय उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया देंगे, उन्हें सिस्टम में कुछ विशेष लाभ दिए जाएंगे। ये सब सुनने में बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक सॉफ्टवेयर बनाने में महीनों लगते हैं, भारी खर्च आता है। हाँ, खर्च तो बहुत आता है। तो अगर डेवलपर शुरुआत में पैसा इकट्ठा करके अपनी जेब में नहीं डाल सकता क्योंकि वो तिजोरी में लॉक है, तो फिर वो इतनी मेहनत करके टोकन बनाएगा ही क्यों? मतलब टोकन जारी करने का असली मकसद क्या रह जाता है अगर उसे फंडिंग ही नहीं मिल रही? देखिए, ये सवाल उस पुरानी सोच से उपजता है जहां व्यवसाय का मतलब सिर्फ निवेशकों से पैसा जुटाना होता है।
चोंग डियोन के विश्लेषण में एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया पेश किया गया है। वेब 3 की दुनिया में टोकन का असली काम पूंजी जुटाना नहीं, बल्कि यूजर जोड़ना है। यूजर जोड़ना? लेकिन वेब 2 की दुनिया में, यानी जो आज का इंटरनेट है, जैसे फेसबुक या गूगल, वहां भी तो कंपनियां यूजर जोड़ती हैं, वे विज्ञापन देती हैं। इसमें टोकन कहां से आ गया? सही सवाल है। वेब 2 में नए स्टार्टअप्स को ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बहुत सारा नकद पैसा विज्ञापन एजेंसियों को देना पड़ता है। उनका लाखों डॉलर सिर्फ यूजर का ध्यान खींचने में जल जाता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। बिल्कुल। लेकिन वेब 3 में कंपनियां ये मार्केटिंग बजट बिचौलियों को देने के बजाय अपने खुद के टोकन सीधे उन उपयोगकर्ताओं को दे सकती हैं जो उनके उत्पाद से जुड़ते हैं या उसका परीक्षण करते हैं। ओह, मैं समझ रहा हूं। तो चोंग डियोन का जो तर्क है कि वेब 2 में कंपनियां और यूजर मेज के दो अलग-अलग किनारों पर बैठे होते हैं, वो इसी संदर्भ में है। हाँ, वेब 2 में कंपनी का लक्ष्य किसी तरह यूजर के डेटा से मुनाफा कमाना होता है। लेकिन वेब 3 में चूंकि यूजर के पास उसी प्रोजेक्ट के टोकन आ जाते हैं, तो वे दोनों मेज के एक ही तरफ आ जाते हैं। लेकिन थ्योरी में ये बात जितनी अच्छी लग रही है, असल जिंदगी में मुझे इस पर काफी संदेह है। क्या कोई भी आम इंसान सच में किसी डिजिटल प्रोजेक्ट की सफलता की इतनी परवाह करेगा? आपका क्या मतलब है? मतलब ज्यादातर लोग तो बस मुफ्त के टोकन लेंगे, बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे कमाएंगे और फिर उस ऐप को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। क्या लोगों का ये लालची व्यवहार उन प्रोजेक्ट्स के लिए नुकसानदेह नहीं है जो सच में कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत सामग्री इस इंसानी व्यवहार को एक कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखती है। चोंग डियोन इसे ह्यूमन एजेंसी का नाम देती हैं। ह्यूमन एजेंसी? एक यूजर का उत्पाद छोड़कर भाग जाना सिस्टम की ताकत कैसे हो सकता है? देखिए, जब पैसा किसी कंपनी के बैंक खाते में पड़ा होता है, तो वो बस निर्जीव रूप में पड़ा रहता है। लेकिन उपयोगकर्ता इंसान होते हैं, उनके पास सोचने, परखने और फैसले लेने की आज़ादी होती है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? अगर कोई प्रोजेक्ट एक बार टोकन बांटकर सो जाता है, अपने उत्पाद को बेहतर नहीं बनाता, तो यूजर स्वाभाविक रूप से ऊब जाएंगे और चले जाएंगे। अच्छा, तो ये एक प्रकार की बाजार की मार है। अगर डेवलपर ने लगातार काम करना बंद किया, तो यूजर अपना टोकन बेच देंगे, टोकन का मूल्य गिरेगा और प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। एकदम सटीक विश्लेषण। ये जोखिम, ये डर ही उन प्रोजेक्ट बनाने वालों को हमेशा जवाब दे रखता है। उन्हें लगातार नवाचार करना होगा, यूजर की सुननी होगी। तो यूजर का भाग जाना कोई खामी नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक नियंत्रण प्रणाली है जो बुरे प्रोजेक्ट्स को बाहर कर देती है। हाँ, अंततः सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि असली इंसान उस उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। और जब हम असली इंसान की बात करते हैं, तो स्रोत सामग्री में एक बहुत ही तकनीकी बदलाव का जिक्र आता है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग। एआई का युग। ये तो आज के समय का सबसे चर्चित विषय है। बिल्कुल, और ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। चोंग डियोन स्पष्ट करती हैं कि एआई और फाउंडेशन मॉडल्स के आ जाने से अब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ही आसान हो गया है। जो काम पहले 100 बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर महीनों में करते थे, वो काम अब एआई कुछ ही दिनों में कर सकता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भविष्य में कोई भी कंपनी सिर्फ ये कहकर बाजार में नहीं जीत पाएगी कि हमारा कोड सबसे अच्छा है या हमारा एल्गोरिथम सबसे तेज है, क्योंकि बेहतरीन कोडिंग तो हर किसी के पास होगी, है ना? एकदम सही निष्कर्ष। जब हर कोई आसानी से एक बेहतरीन उत्पाद बना लेगा, तो प्रतियोगिता इस बात की नहीं रह जाएगी कि उत्पाद कैसे बनाया जाए। भविष्य की असली प्रतियोगिता वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। मतलब आपका उत्पाद कितने लोगों तक पहुंच रहा है? हाँ, कंपनियों के बीच सबसे बड़ी जंग इस बात की होगी कि किसके पास असली मानव भागीदारी सबसे ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो एल्गोरिदम अब चुनौती नहीं रहे, असली इंसान चुनौती बन गए हैं। ये भविष्य की दुनिया को देखने का बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तकनीकी दुनिया में सबसे मूल्यवान संसाधन कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि आम इंसान होंगे। और इसी बिंदु पर स्रोत सामग्री में पाई नेटवर्क के कुछ बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने रखे गए हैं। पाई नेटवर्क पर वर्तमान में 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से अधिक सक्रिय मोबाइल उपयोगकर्ता हैं। 6 करोड़ लोग? बाप रे, ये संख्या तो दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, इन 6 करोड़ में से 18 मिलियन उपयोगकर्ता ऐसे हैं जिनका केवाईसी हो चुका है, यानी उनकी असली मानवीय पहचान
पूरी तरह से सत्यापित हो चुकी है और 16.5 मिलियन उपयोगकर्ता पहले से ही मेननेट ब्लॉकचेन पर सक्रिय हैं। मेननेट ब्लॉकचेन, इसे अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये कोई टेस्ट करने वाला नकली ट्रैक नहीं है। ये वो असली डिजिटल हाईवे है जहां वास्तविक रूप से चीजों का लेन देन चल रहा है। सही कहा। अब यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये करोड़ों लोग केवल दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठने वाले प्रोग्रामर नहीं है, ये दुनिया भर के सामान्य इंसान हैं। और जब उन्नत एआई उत्पादों का परीक्षण करने की बात आती है तो ये सामान्य इंसान ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे स्रोत सामग्री का वो हिस्सा बहुत ही अद्भुत लगा जहां ह्यूमन इन द लूप का उदाहरण दिया गया है। वहां बताया गया है कि कैसे 10 लाख से अधिक इंसानों ने मिलकर 52 करोड़ से ज्यादा टास्क पूरे किए हैं। हाँ, वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये काम क्या था और कैसे हुआ, इसे थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। जरूर। ये पूरा काम नेटवर्क पर अन्य उपयोगकर्ताओं की असली पहचान को सत्यापित करने का था। सोचिए, एक एआई सिस्टम लाखों पहचान पत्रों को स्कैन कर रहा है, लेकिन कई बार कोई तस्वीर बहुत धुंधली होती है या प्रकाश सही नहीं होता, या शायद कार्ड थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एआई भ्रमित हो जाता है कि ये असली इंसान है या कोई नकली तस्वीर। तो उस जगह पर एक इंसान की जरूरत पड़ती है जो अपनी आंखों से देखकर बता सके कि हाँ, ये तस्वीर सही है या गलत। हाँ, यहाँ एआई सारा भारी काम करता है। वो लाखों डेटा को पलक झपकते छांटता है, लेकिन जहाँ भी उसे संदेह होता है वो काम एक असली इंसान के पास भेज दिया जाता है। इसे ही ह्यूमन इन द लूप कहते हैं। ये तो मशीन की गति और इंसानी समझदारी का सबसे बेहतरीन मिश्रण है। 10 लाख लोगों ने छोटे छोटे हिस्सों में ये काम किया और इतने सारे सत्यापन पूरे किए। ये विकेंद्रीकृत मानव कार्यबल का एक जीता जागता उदाहरण है और एआई के इस तेज दौड़ते युग में प्रामाणिकता और नियमों का पालन किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़े रणनीतिक संसाधन बन चुके हैं। जो कंपनी ये साबित कर पाएगी कि उसके नेटवर्क में मशीनें या बॉट्स नहीं बल्कि असली इंसान काम कर रहे हैं, वही भविष्य के बाजार पर राज करेगी। बिल्कुल सही। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि एआई इंसानों का काम कर रहा है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी चिंता उभर कर सामने आती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज हर इंसान के मन में है। नौकरियों का सवाल। हाँ, जब मशीनें बेहतर कोडिंग कर सकती हैं, बेहतर डेटा विश्लेषण कर सकती हैं, डिजाइन बना सकती हैं, तो आम इंसानों की नौकरियों और आजीविका का क्या होगा? देखिए, ये आज के समय का सबसे बड़ा और शायद सबसे डराने वाला सवाल है। चोंग डियाओन के भाषण का आखिरी हिस्सा पूरी तरह से समाज के इसी बदलते आर्थिक ढांचे पर केंद्रित है। उनका तर्क है कि समाज को अब मजदूरी आधारित मॉडल से हटकर स्वामित्व आधारित मॉडल की तरफ जाना ही होगा। इसे थोड़ा बारीकी से देखते हैं। मजदूरी आधारित मॉडल तो वो है जिसे हर कोई जानता है। एक व्यक्ति सुबह दफ्तर जाता है, अपना समय कंपनी को देता है और उसे वेतन मिलता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब एआई वही काम पलक झपकते ही बिना थके कर देगा, तो कोई इंसान को वेतन क्यों देगा? यही तो समस्या की जड़ है। वेतन वाला मॉडल अब लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इसलिए स्रोत कहता है कि हमें स्वामित्व या ओनरशिप की ओर बढ़ना होगा। इसका मतलब सिर्फ भौतिक संपत्तियां जैसे घर या जमीन का मालिक होना नहीं है। तो फिर किस चीज का मालिक होना? लोगों को डिजिटल दुनिया में व्यवसायों का, अपनी बौद्धिक संपदा का, अपने खुद के बनाए गए डेटा का और अपनी रचनात्मकता का मालिक बनना होगा। जब इस तरह की बात आती है कि मशीनें काम करेंगी और इंसानों के पास नौकरी नहीं होगी, तो अक्सर एक समाधान पेश किया जाता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई। मुफ्त में पैसे बांटना। हाँ, यानी हर नागरिक को जीवन यापन करने के लिए हर महीने एक तय रकम सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाए। क्या ये समस्या का सीधा समाधान नहीं है? स्रोत सामग्री इस विचार को पूरी तरह से अपर्याप्त मानती है। केवल यूनिवर्सल बेसिक इनकम बांट देने से समाज का भला नहीं होगा। अगर हर किसी को बिना कुछ किए बस जिंदा रहने भर का पैसा मिलने लगेगा, तो समाज से योग्यता और नवाचार की भावना पूरी तरह से मर जाएगी। मतलब इंसान की कुछ नया खोजने की और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, वो खत्म हो जाएगी। समाज एक आलसी अवस्था में चला जाएगा। एकदम सही। इसीलिए इंसान को उसके काम और डिजिटल डेटा का मालिक बनाना जरूरी है, ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार मूल्य पैदा कर सके और केवल जिंदा न रहे बल्कि सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। मैं इस दर्शन को समझ रहा हूं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह काम कैसे करेगा? एक आम इंसान जिसने पीढ़ियों से सिर्फ अपनी मेहनत बेचकर पगार देखी है,
वह रातों रात इस स्वामित्व वाली मॉडल में कैसे चला जाएगा? ये एक जटिल सवाल है। मतलब अगर वो कोई डेटा जनरेट करता है जो एआई को ट्रेन करने के काम आ रहा है, तो वो उसका मालिक कैसे बनेगा और उस डेटा से राशन कैसे खरीदेगा? ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है। ये जटिल है और इसे संभव बनाने के लिए ही Web3 तकनीक की जरूरत है। यहीं पर ब्लॉकचेन की भूमिका अहम हो जाती है। क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को डिजिटल दुनिया की संपत्ति के पक्के कागजात या रजिस्ट्री की तरह समझिए। ये कुंजियां किसी भी व्यक्ति को उसके डेटा का निर्विवाद मालिक बनाती हैं। तो इसका मतलब है कि भविष्य में कोई बड़ी टेक कंपनी किसी का डेटा मुफ्त में इस्तेमाल करके अपने एआई को ट्रेन नहीं कर पाएगी। बिल्कुल नहीं। इंसान को उन डिजिटल कागजातों के जरिए उस डेटा का सीधा लाइसेंस देना होगा और बिना किसी बिचौलिए के उसे उसका सीधा भुगतान मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कोई अपनी दुकान किराए पर देता है। एकदम सटीक उदाहरण। लेकिन इस पूरे तंत्र को जमीन पर उतारने के लिए